सोचिए, 17 जून 1972, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन। रात का अंधेरा है और 5 लोग चोरी छुपे विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्लान है जासूसी के उपकरण लगाना और पार्टी के जरूरी कागजात चुराना, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। और इसके बाद जो शुरू हुआ उसे आज भी अमेरिकी राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल माना जाता है। जब जांच हुई तो पता चला कि ये लोग कोई मामूली चोर नहीं थे, बल्कि सीधे राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की री-इलेक्शन कमेटी से जुड़े थे। निक्सन ने इस बात को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि FBI और CIA तक का इस्तेमाल किया, लेकिन एक सीक्रेट इन्फॉर्मर ने सारी पोल खोल दी। नतीजा ये हुआ कि महाभियोग से बचने के लिए निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि क्या हाल ही में भारत ने भी अपना एक वाटरगेट मोमेंट देखा है? TMC के नेता तो कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ विपक्षी पार्टी के दफ्तर पर चोरों ने नहीं, बल्कि देश की एक बड़ी जांच एजेंसी ने छापा मारा। तो चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है IPAC पर पड़े एक बहुत ही विवादित छापे से। अब देखिए, इस कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ TMC का आरोप है कि ये छापा किसी भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए नहीं था, बल्कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले उनकी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म IPAC से चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों की लिस्ट और बूथ लेवल वर्कर्स का सारा डेटा चुराने के लिए था। वहीं दूसरी तरफ ED का ऑफिशियल रीजन ये है कि वे 2020 के एक पुराने कोयला घोटाले की जांच कर रहे थे, जिसमें शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए IPAC को पैसा भेजा गया। 8 जनवरी का दिन बहुत ही नाटकीय था। सुबह सुबह 6 बजे ED की टीमें IPAC के दफ्तर और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर एक साथ पहुंचती हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब दोपहर 12 बजे सीन में एंट्री होती है खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। सोचिए, देश के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि एक लाइव रेड के बीचों बीच कोई मुख्यमंत्री पहुंच जाए और वहां से एक फोल्डर, एक हार्ड डिस्क और एक लैपटॉप उठाकर सबके सामने बाहर ले आए। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने 3.5 घंटे तक वहीं धरना भी दिया। ममता बनर्जी ने इसे सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बताया। उन्होंने साफ कहा कि ये छापा TMC का डेटा चुराने का सिर्फ एक बहाना है, और उन्होंने गृह मंत्री पर भी बहुत तीखा हमला बोला। और इस ड्रामे के बाद शुरू हुई असली कानूनी जंग। एक तरफ ममता बनर्जी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ED के खिलाफ ही चोरी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी, तो वहीं दूसरी तरफ ED ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी और ममता बनर्जी के खिलाफ रेड में दखल देने के लिए CBI जांच की मांग कर डाली। मतलब जो लड़ाई राजनीतिक अखाड़े में थी, वो अब सीधी अदालतों में लड़ी जा रही है। लेकिन रुकिए, ये मामला सिर्फ एक छापे या एक राज्य तक सीमित नहीं है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें ED के काम करने के एक पैटर्न को देखना होगा, जो पूरे देश में एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये प्रवर्तन निदेशालय यानी ED है क्या? ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। लेकिन एक बहुत खास बात है, CBI के उलट ED सीधे वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। इसका मतलब साफ है कि ये केंद्र सरकार के सीधे कंट्रोल में होती है। और आंकड़े जो कहानी बताते हैं वो सच में चौंकाने वाली है। पिछले 1 दशक में ED ने राजनेताओं पर जितने भी छापे मारे हैं, उनमें से करीब 98% विपक्षी नेताओं पर हुए हैं। ये डेटा अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि क्या इस एजेंसी का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के तौर पर हो रहा है? और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतने हाई प्रोफाइल मामलों में सजा की दर, जिसे कन्विक्शन रेट कहते हैं, वो 1% से भी कम है। मतलब सैकड़ों मामलों में से सिर्फ कुछ में ही सजा हो पाई है। आलोचक कहते हैं कि यहाँ तो प्रोसेस इज द पनिशमेंट वाली बात हो गई है। तो सवाल ये उठता है कि इन छापों का असली मकसद न्याय दिलाना है या सिर्फ परेशान करना? एक और पैटर्न है जो बार बार देखने को मिल रहा है। ED की जांच का सामना कर रहे कई बड़े विपक्षी नेता बाद में BJP में शामिल हो जाते हैं, और उनके शामिल होते ही ऐसा लगता है कि उनके मामले रहस्यमय तरीके से ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिसमें अजीत पवार और हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। तो चलिए अब वापस बंगाल की राजनीति पर आते हैं। आखिर इस छापे के पीछे स्थानीय मकसद क्या हो सकता है? ये सब कुछ बंगाल की सियासी लड़ाई से जुड़ा है। IPAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है।
दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने 2014 में नरेंद्र मोदी के कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए ही की थी। लेकिन आज यही फर्म टीएमसी के लिए काम कर रही है और बंगाल में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने में उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने बंगाल में जबरदस्त बढ़त बनाई है। सोचिए, 2016 में जहां उनके पास सिर्फ 3 सीटें थीं, वहीं 2021 में ये आंकड़ा 77 सीटों पर पहुंच गया। ये दिखाता है कि बंगाल को जीतना उनके लिए कितना ज्यादा अहम है। लेकिन सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए वो है 147 सीटों का। 77 सीटों के बावजूद बीजेपी अभी भी इस लक्ष्य से काफी दूर है और शायद यही वजह है कि बंगाल की ये लड़ाई इतनी तीखी और आक्रामक हो गई है। बीजेपी के लिए बंगाल जीतना कई कारणों से जरूरी है। ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये हिंदी हार्टलैंड से बाहर अपनी पहुंच बढ़ाने की लड़ाई है। 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए 42 सीटें पक्की करने की लड़ाई है, अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत करने की लड़ाई है और देश भर की क्षेत्रीय पार्टियों को एक कड़ा संदेश देने की लड़ाई है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या इन सब घटनाओं से हमारे लोकतंत्र की नींव पर ही असर पड़ रहा है? बंगाल में आजकल एक मजाक बड़ा चल रहा है। लोग कहते हैं कि चुनाव से पहले बाकी पार्टियां अपने स्टार प्रचारक भेजती हैं और बीजेपी अपनी ईडी को भेजती है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये दिखाता है कि ये पैटर्न अब लोगों के लिए कितना आम और प्रिडिक्टेबल हो गया है। तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए हमें क्या सोचना चाहिए? क्या ये सिर्फ आम राजनीति है जिसमें सब कुछ जायज़ है, या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ दांव पर लगा हुआ है? जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक केंद्रीय एजेंसी के रेड में इस तरह से दखल देना पड़े, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि जब सरकारी एजेंसियां खुद ही राजनीतिक खेल का हिस्सा बन जाएं, तो फिर निष्पक्ष रेफरी की भूमिका कौन निभाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है।